गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और यहां पे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 9 है वो 9 क्या हिंदी मीडियम वालों का जैव अणु यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे पूरा। ठीक है ना। आज पूरा एक ही वीडियो वन शॉट वीडियो जितने भी ला रहे हैं आप वीडियो को जरूर वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप PDF चाहते हैं रिटन नोट्स का, क्योंकि हाथ से लिखे हुए सारे नोट्स आपको मिलेंगे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी। क्या है? SKM स्टडी को जाकर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारे PDF सारे नोट्स हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। तो SKM स्टडी टेलीग्राम है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्यारे बच्चों मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। जाके वहाँ से उसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं जैविक अणु। तो जैविक अणु जो होते हैं वो सजीव कोशिका का रासायनिक संगठन विभिन्न अणुओं से मिलकर बनता है। जो सजीव कोशिका का जो जैविक अणु होते हैं वो सजीव कोशिका का रासायनिक संगठन विभिन्न अणुओं से मिलकर बनता है। ये मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के यौगिक हैं। ये किसके किसके प्यारे बच्चों यौगिक होते हैं? तो याद रखना, कार्बन के होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं व नाइट्रोजन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन लगभग 65% होता है जो मनुष्य होता है। तो ये पॉइंट में एक बात याद रखना कि मनुष्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो मनुष्य में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसका प्रतिशत मात्रा क्या है प्यारे बच्चों? वो है 65% हमारा पाया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर 100 है, 100 का आधा क्या होता है? 50-50 होता है। अगर किसी में 50 से ज़्यादा हो गया, अगर 51 भी हो गया या कुछ भी हो जाए, 50 से ऊपर हो जाए, तो तुरंत उसमें वो चीज़ मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन पाया जाता है। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अकार्बनिक अणु जल 70% और कार्बनिक अणु में प्रोटीन 10% होता है। बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब आता है आपका जैविक अणु को 2 भागों में बांटा गया, यानी जैविक अणु के प्रकार। तो जो जैविक अणु होते हैं वो निम्नलिखित हम लोग यहाँ पे 2 भागों में बांटे हैं। पहला प्यारे बच्चों किस में बांटा गया है? सूक्ष्म जैविक अणु। किसमें बांटे हम लोग? सूक्ष्म जैविक अणु में प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बांटा है। तो सबसे पहले याद रखना किसमें बांटा गया, तो आपको सीधा बता देना है कि सूक्ष्म जैविक अणु में बांटा गया है। बात क्लियर हुई? ये कम अणुभार वाले सरल संरचनात्मक अणु होते हैं। ये कम अणुभार वाले सरल संरचनात्मक अणु होते हैं। कौन? सूक्ष्म अणु जैव अणु। जो सूक्ष्म जैव अणु होता है, यह जैव अणु का एक भाग होता है। ये कम अणुभार वाले क्या होते हैं? सरल संरचनात्मक अणु हैं जो जल एवं अम्लीय माध्यम में घुलनशील होती हैं। ये कहाँ पे घुलनशील होते हैं प्यारे बच्चों? यह जल बोले तो H2 और अम्लीय जो माध्यम होता है, जब किसी जल का pH मान अगर 7 है तो उदासीन है, यदि 7 से अधिक है तो क्या है वो आपका प्यारे बच्चों? वह आपका रहेगा क्षारीय। यदि 7 से कम हुआ तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। 7 से कम है तो क्या होगा? अम्ल होगा। 7 से अधिक है तो क्षार होगा। 7 है तो उसको हम लोग उदासीन नाम देंगे। क्या देंगे? उदासीन नाम देंगे। तो जो सूक्ष्म जैव अणु होते हैं यह कम अणुभार वाले सरल संरचनात्मक अणु हैं जो जल एवं अम्लीय माध्यम में घुलनशील होते हैं, जैसे वसाम्ल, अमीनो अम्ल, सरल शर्करा, वसा एवं न्यूक्लियोटाइड्स आदि इसके क्या है प्यारे बच्चों? उदाहरण हैं। अगला जो जल आता है वो आता है आपका, जो जैव अणु आता है वह आपका आता है वृहत जैव अणु। तो वृहत जैव अणु क्या होते हैं? ये अधिक अणुभार के बड़े आकार वाले जैव अणु हैं। इनका निर्माण सूक्ष्म अणुओं के बहुलीकरण से होता है। और इनका निर्माण कैसे होता है? तो जब सूक्ष्म अणुओं का बहुलीकरण होता है तो वृहत जैव अणु का निर्माण होता है।
यहाँ तक आप लोग को आशा करते हैं बात क्लियर हो गई होगी और अपना प्यारा सा नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके उदाहरण क्या है, जैसे प्रोटीन्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, न्यूक्लिक अम्ल आदि आपके बृहद जैव अणु के क्या हैं प्यारे बच्चों, उदाहरण है, या इसके क्या है, उदाहरण है। बात समझ आ रही है। अब आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है आपका, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ही है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। जीवधारियों के लिए यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जीवधारी होते हैं उनके लिए जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है यह सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह किससे किससे मिलकर बना होता है, तो यह कार्बन से मिलकर बना होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन से भी मिलकर बना होता है और ऑक्सीजन से भी मिलकर बनता है। अगर इसका मूलानुपाती सूत्र देखें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 10% भाग बनाते हैं, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी या 17 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब बात आती है प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। क्या है अब आपका आता है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी कार्बोहाइड्रेट को किसमें बांटा गया। तो सबसे पहले इन्हें हम लोग 3 वर्गों में बांटेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो कार्बोहाइड्रेट को प्यारे बच्चों 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग क्या है, तो जो सबसे पहला वर्ग है उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। सबसे पहला क्या है, मोनोसैकेराइड। तो ये रंगहीन, स्वाद में मीठे होते जो मोनोसैकेराइड होते हैं, ये पहला क्या होते हैं, ये तो पहला रंगहीन होते हैं और दूसरा स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। और इनमें 3 से 7 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। और इसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी पाई जाती है, 3 से लेके 7 पाई जाती है। और इसमें देखिए तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, ट्रायोज, और दूसरा टेट्रोज। तो ट्रायोज देखें तो इसमें 3 कार्बन के अणु होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग ये एग्जाम्पल में देखें तो डाई हाइड्रेक्सी एसीटोन और दूसरा क्या है, ग्लिसरिल्डिहाइड। अगला है टेट्रोज, तो इसमें 4 कार्बन होते हैं। जैसे कि इसमें आपके उदाहरण क्या है, तो इसके जो प्यारे बच्चों उदाहरण है वह आपके एरिथ्रोज और एरिथ्रुलोज, ये इसके क्या है, उदाहरण है। दूसरा है प्यारे बच्चों ओलिगोसैकेराइड। दूसरा आपका क्या है, तो जो दूसरा है वह आपका है प्यारे बच्चों आपका ओलिगोसैकेराइड, ठीक है ना। तो इनका निर्माण 2 या 3 मोनोसैकेराइड अणुओं के जुड़ने से होता है। जो ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है 2 या 3 जब मोनोसैकेराइड अणु जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है। यदि 2 मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बनता है तो इसे डाइसैकेराइड, तथा जब 3 मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बनता है तो इसे ट्राइसैकेराइड कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रेफिनोज, इसका क्या उदाहरण है। अब है डाइसैकेराइड के उदाहरण। तो डाइसैकेराइड के उदाहरण जैसे क्या होते हैं आपका, इसमें जो डाइसैकेराइड का पहला उदाहरण होता है वह आता है सुक्रोज। तो इसका निर्माण एक ग्लूकोज अणु तथा एक फ्रैक्टोज अणु से होता है। जो सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण एक ग्लूकोज अणु और एक फ्रैक्टोज अणु से होता है। दूसरा है माल्टोज। तो माल्टोज देखें तो यह 2 ग्लूकोज अणु से मिलकर बनता है। तो जो माल्टोज होता है यह किससे मिलकर बनता है, यह 2 ग्लूकोज अणु से मिलकर आपका माल्टोज प्यारे बच्चों इसका निर्माण होता है। इतना बात क्लियर हुई। अब जो आपका आता है प्यारे बच्चों आता है आपका पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्या आता है, पॉलीसैकेराइड। तो इनका निर्माण अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलने से होता है। जो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है यह तब बनेगा जब मोनोसैकेराइड अणु आपस में जुड़ेंगे। ये जल में अघुलनशील, स्वादहीन होती हैं। और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं यह अणु कैसे होते हैं,
यह जो होते हैं यह घुलनशील भी होंगे, साथ ही साथ ये स्वादहीन, स्वाद मतलब इनका कोई स्वाद नहीं होता, स्वादहीन होती हैं। और यह प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? पहला होता है आपका होमोपॉलीसैकेराइड। पहला क्या होता है? होमोपॉलीसैकेराइड। और दूसरा जो होता है वो आता है आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के हैं, होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो होमोपॉलीसैकेराइड देखें तो ये समान प्रकार के मोनोसैकेराइड से बने होती हैं। जो होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं, जब समान प्रकार के मोनोसैकेराइड बनते हैं तो उसके दौरान होमोपॉलीसैकेराइड का क्या होता है? निर्माण होता है, जैसे कि सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन और इंसुलिन इंसुलिन इत्यादि जो होते हैं आपके होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो होमोपॉलीसैकेराइड तब बनेंगे जब समान प्रकार के मोनोसैकेराइड होंगे, और हेटेरो में क्या रहेगा? विषमांगी, जब मोनोसैकेराइड भिन्न भिन्न होंगे। बस यही है। अब आता है प्यारे बच्चों आपके कार्बोहाइड्रेट का कार्य, यानी कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला देखें तो कार्बोहाइड्रेट सभी जीवों में मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, उसमें मुख्य ऊर्जा का स्रोत आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है। दूसरा देखें तो स्टार्च पौधों में तथा ग्लाइकोजन जंतुओं में संचित ईंधन का स्रोत होता है। जो स्टार्च होता है यह पौधों में तथा ग्लाइकोजन जंतुओं में संचित ईंधन का क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? स्रोत माना जाता है। तो ये दो पॉइंट वाली चीजें हैं, इसको आप याद करेंगे, ठीक है ना। अब आपका आता है प्यारे बच्चों प्रोटीन। किसकी बात आती है? प्रोटीन की। तो सजीव शरीर का लगभग 14% भाग तथा मृत शरीर का लगभग 50% भाग प्रोटीन का बना होता है। यदि कोई जीव सजीव है, यदि कोई व्यक्ति क्या है या जीव कोई भी क्या है? सजीव शरीर है, तो उसका 14% भाग प्रोटीन होगा। अगर वो मर जाएगा तो उसका 50% जो भाग होगा वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। और प्रोटीन किससे बन के बने होते हैं? तो जो प्रोटीन बना होता है यह प्यारे बच्चों आपके अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। इस कारण इन्हें अमीनो अम्लों के बहुलक भी कहते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? जो अमीनो अम्लों के क्या कहा जाता है? बहुलक भी कहते हैं। प्रोटीन के निर्माण के लगभग 20 प्रकार के एक अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। अगर प्रोटीन का निर्माण होगा तो उसमें कितने प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेंगे? लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चों प्रोटीन्स के प्रकार। किसकी बात आती है? प्रोटीन्स के प्रकार। तो ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं या निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है आपका सरल प्रोटीन्स। पहला क्या आता है? सरल प्रोटीन्स। दूसरा आता है जटिल प्रोटीन्स। और तीसरा आता है व्युत्पन्न प्रोटीन्स। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सरल प्रोटीन्स, जटिल प्रोटीन्स और व्युत्पन्न प्रोटीन्स। तो सबसे पहले आता है आपका सरल प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन क्या होते हैं? तो इनके निर्माण में केवल अमीनो अम्ल ही भाग लेते हैं। अगर जब किसी भी प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल भाग लेते हैं तो वो सरल प्रोटीन ही बनता है, ठीक है ना। और जो सरल प्रोटीन होते हैं वह मुख्यतः आपके प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है गोलाकार प्रोटीन्स और दूसरा होता है तंतुवत प्रोटीन्स। तो सरल प्रोटीन्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला गोलाकार प्रोटीन्स और दूसरा तंतुवत प्रोटीन। तो सबसे पहले जानते हैं गोलाकार प्रोटीन्स। तो इसके उदाहरण जैसे होते हैं एल्यूमिन यानी कि अंडों तथा रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और सभी एंजाइम जैसे हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ग्लोबिन जो कि हीमोग्लोबिन का प्रोटीन है, और मायोग्लोबिन जो कि पेशियों का प्रोटीन होता है। और तंतुवत प्रोटीन जैसे ये जीवों के शरीर की संरचना निर्माण में भाग लेते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या? जैसे एक्टिन एवं मायोसिन और फाइब्रिन जो कि रुधिर के थक्के बनने में काम में आता रुकता है, और कोलेजन और फाइब्रोइन जो कि रेशम प्रोटीन इत्यादि होते हैं।
अब बात आती है जटिल प्रोटीन। किसकी बात आती है प्यारे बच्चों? जटिल प्रोटीन की। सरल प्रोटीन हो गए जिसके निर्माण में अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। अब जटिल प्रोटीन क्या होता है? तो इसमें या इनमें सरल प्रोटीन के अणु के साथ अन्य अप्रोटीन भाग भी जुड़ा रहता है। यानी सरल जो प्रोटीन होता है यह आपके अमीनो अम्ल से बनते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल के साथ साथ अप्रोटीन जो कि प्रोटीन नहीं है वो भी आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, जिसके कारण जटिल प्रोटीन का निर्माण होता है और जिसे प्रोस्थैतिक समूह कहते हैं। और यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। पहला क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। इसमें प्रोस्थैतिक समूह के रूप में न्यूक्लिक अम्ल होता है, जैसे क्रोमैटिन, राइबोसोम आदि प्यारे बच्चों क्या है? इसके उदाहरण हैं। इत्यादि इसके क्या है प्यारे बच्चों? आपके उदाहरण हैं। बात समझ आ रही है? अगर आपको कोई भी कहीं से भी आपको प्यारे बच्चों प्रॉब्लम हो रही है नोट्स में या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप जब कमेंट करेंगे तो आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपको हम, ठीक है ना। चलिए अगला है यहाँ पे लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन क्या है? इनमें वसा अणु प्रोस्थैतिक, इसमें वसा जो अणु होते हैं क्या होते हैं? प्रोस्थैतिक और समूह में पाए जाते हैं, जैसे लाइपोबैटेलिन जो कि अंडे की जर्दी में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला आता है आपका प्यारे बच्चों व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये आधे अधूरे प्रोटीन अणु होते हैं। ये क्या होते हैं? तो ये आधे अधूरे आपके प्यारे बच्चों प्रोटीन आपके अणु होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। जैसे कि प्रोटीएजज, पेप्टोस, पेप्टाइड इत्यादि इसके क्या है? उदाहरण हैं। अगला है कुछ प्रमुख प्रोटीन। तो कुछ प्रमुख प्रोटीन क्या है? जैसे पहला आता है एल्का कीरेटीन। तो यह कशेरुकी जंतुओं के सल्क, पंजे, नाखून, पर व पंख, रोम, ऊन, कछुओं के खोल, सींग आदि में पाए जाते हैं। बात क्लियर हुई? अगला आता है प्यारे बच्चों बीटा कीरेटीन। तो यह रेशम के फाइब्रोइन प्रोटीन के अणु हैं जो कि मकड़ियों के जाले के रेशमी धागे बनाने में काम में आते हैं। अगला है हीमोग्लोबिन और यह आरबीसी की एक अभिगमित प्रोटीन है। अगला है इम्यूनोग्लोबिन, यह इम्यून तंत्र का महत्वपूर्ण गोलाकार क्या प्रोटीन होता है। अब आता है प्रोटीन का कार्य, यानी जो प्रोटीन तो पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, लेकिन इसके कार्य क्या होते हैं। तो पहला आता है लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। जो प्रोटीन होता है यह एंजाइम्स को बनाने में कार्य करता है, यानी जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि एंजाइम्स बनाने का काम में आता है। दूसरा एक्टिन तथा मायोसिन संकुचन प्रोटीन्स हैं जो सभी कंकालीय पेशियों के संकुचन में भाग लेती हैं। तीसरा है रेशम में फाइब्रोइन प्रोटीन होते हैं। चौथा है आपका एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन जो कि शरीर की सुरक्षा करती है और प्रोटीन से ही क्या होती बनी होती है। अब बात आती है प्यारे बच्चों आपकी न्यूक्लिक अम्ल की। किसकी बात आती है? न्यूक्लिक अम्ल की। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिच मीसर ने किया था। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? फ्रेडरिच मीसर ने किया था। इसे न्यूक्लिन नाम दिया गया। अल्टमान ने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल 3 घटकों नाइट्रोजन क्षार, पेप्टोज शर्करा व फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। अम्लीय प्रवृत्ति के कारण इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है और इसकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है इसलिए इसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब बात आती है न्यूक्लिक अम्ल के घटक, यानी न्यूक्लिक अम्ल के क्या क्या घटक होते हैं। तो पहला होता है फास्फोरिक अम्ल। तो यह 2 न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने का कार्य करता है। यह बंध एस्टर फास्फेट बंध कहलाता है। यह एक न्यूक्लियोसाइड की शर्करा के कार्बन संख्या 3 तथा दूसरे न्यूक्लियोसाइड की शर्करा के कार्बन 5 से जुड़ता है, ठीक है ना। अगला दूसरा आता है प्यारे बच्चों नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरा क्या आती है? नाइट्रोजनी क्षारक की बात आती है। तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने वाले नाइट्रोजनी क्षारक को 2 प्रमुख प्रकार में बांटा गया है। पहला किस बांटा गया है? पिरिमिडीन और दूसरा प्यारे बच्चों प्यूरिन। तो पिरिमिडीन देखें तो ये
द्विचक्रीय होती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। और दूसरा देखिए प्यूरिन, तो ये एक चक्रीय होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से दिखाते हैं, ग्वानिन को जी से दिखाते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चों न्यूक्लियोसाइड की। तो नाइट्रोजन क्षार तथा शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं और जो शर्करा होते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया गया, जुड़ना होगा तो आप देख सकते हैं। जब नाइट्रोजन क्षारक या नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। अगला है न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा तथा फास्फेट समूह मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। एक न्यूक्लियोटाइड में शर्करा के प्रथम कार्बन पर नाइट्रोजन क्षार तथा 5वें कार्बन पर फास्फेट समूह जुड़ता है। ये पॉइंट में याद रखना। अब आता है प्यारे बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब क्या आती है बात पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। तो बहुत से न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होकर बहुलक बनाते हैं। बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं, श्रृंखलाबद्ध होकर क्या बनाते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं। इन्हें ही पॉलियोटाइड कहते हैं। इन्हें ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट समूह द्वारा जुड़े होते हैं। अब आती है बात प्यारे बच्चों चारगाफ नियम की। किसकी बात आती है, चारगाफ नियम की बात आती है। तो भैया चारगाफ जो थे इन्होंने सन 1950 में विभिन्न स्रोतों से डीएनए प्राप्त किए। जो चारगाफ थे किस सन में, 1950 में विभिन्न स्रोतों से क्या प्राप्त किए, डीएनए प्राप्त किए और निम्न निष्कर्ष निकाले। इन निष्कर्षों को ही चारगाफ नियम कहा जाता है। जो निष्कर्ष निकले इन्हें हम लोग क्या नाम दे दिए, चारगाफ नियम का नाम दे दिए। पहला, सभी जीवों के डीएनए में पिरिमिडीन, यानी कि अब पिरिमिडीन किससे किससे मिलकर बने होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। साइटोसिन, ये क्या है आपका साइटोसिन, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इसके पहले आपको बताया था साइटोसिन और थायमीन से मिलकर बना होता है। पिरिमिडीन किससे मिलकर बना होता है, साइटोसिन और थायमीन से मिलकर बना होता है। की मात्रा प्यूरिन, अब प्यूरिन किससे मिलकर बना होता है, तो प्यूरिन एडिनिन और ग्वानिन से मिलकर बना होता है। एडिनिन और ग्वानिन से मिलकर बना होता है के बराबर मात्रा होती है, अर्थात पिरिमिडीन बराबर प्यूरिन। और पिरिमिडीन किससे बना होता है, साइटोसिन पर प्लस थायमीन, और प्यूरिन किससे मिलकर बना होता है, एडिनिन और ग्वानिन। तो ये आप याद रखेंगे। पॉइंट में देखें तो सभी जीवों के डीएनए, सभी जीवों के, दूसरा पॉइंट में प्यारे बच्चों आता है यहाँ पे, सभी जीवों के डीएनए में साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के तथा थायमीन की मात्रा एडेनिन के बराबर होती है। यानी थायमीन बराबर क्या होता है, एडेनिन। तीसरे पॉइंट में देखें तो एक ही जात के जीवों के डीएनए में साइटोसिन तथा ग्वानिन एवं थायमीन एवं एडेनिन का अनुपात लगभग क्या होता है, समान होता है। परंतु भिन्न भिन्न जात के जीवों के डीएनए में यह अनुपात क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब बात आती है प्यारे बच्चों डीएनए की संरचना। किसकी बात आती है, डीएनए की संरचना। तो वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना का अध्ययन किया। तो डीएनए की संरचना का अध्ययन किसने किया था, वाटसन किए थे और क्रिक किए थे, जो कि 1953 में डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था। उनके अनुसार यह द्विकुंडलीन संरचना है। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं प्रति समानांतर दिशाओं में हाइड्रोजन बंधों से जुड़ती हैं। सामान्यतः मिलने वाला डीएनए बी तथा डीएनए दक्षिणावर्ती होता है। इतना बात क्लियर हुई। और इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला क्या है, डीएनए का द्विकुंडलीय संरचना है। डीएनए की कुंडलीय संरचना का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा पिच 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों प्रति समानांतर श्रृंखलाओं में क्षारक क्रम समपूरक होते हैं। बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट देखें तो 2 निकट क्षारक जोड़ी की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और चौथा देखें तो ए व टी के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध तथा सी व जी के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध मिलते हैं। अब बात आती प्यारे बच्चों डीएनए, जेड डीएनए या जीपर डीएनए। तो यह डीएनए वामावर्त होता है। इसकी संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसलिए इसे जिग जैग डीएनए भी कहते हैं।
और इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला क्या है, यह द्विकुंडलिनी संरचना है। दूसरा, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होती है। तीसरा, प्रत्येक पिच की दूरी 45 एंगस्ट्राम होती है। और चौथा देखें तो कुंडली का व्यास 18 एंगस्ट्राम होता है। अब बात आती है प्यारे बच्चों डीएनए का कार्य यानी कि वर्क ऑफ डीएनए। तो पहला देखें तो यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्थानांतरित करता है। जो डीएनए होता है इसका सिर्फ एक ही कार्य होता है कि यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करना, स्थानांतरित करना। दूसरा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेशवाहक आरएनए यानी कि एमआरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है। तीसरा, लक्षण निर्धारण का नियंत्रण डीएनए से ही होता है। जो लक्षण निर्धारण का नियंत्रण होता है वो डीएनए से ही होता है। अगला है राइबोन्यूक्लिक अम्ल या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए मुख्य रूप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला है। इसमें फास्फोरिक अम्ल, राइबो शर्करा तथा क्षारक मिलते हैं। डीएनए की तरह इसमें भी 4 क्षारक मिलते हैं और 2 प्यूरिन यानी कि ए तथा जी तथा 2 पिरिमिडीन सी एंड यू। इनमें थायमिन क्षारक के स्थान पर यूरेसिल यू मिलता है। कुछ विषाणु जैसे टीएमवी, एचआईवी एवं रियो विषाणु में आरएनए पदार्थ का कार्य करता है। अगला है आरएनए के प्रकार। तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है संदेशवाहक आरएनए, बोले तो मैसेंजर आरएनए। तो एमआरएनए डीएनए के ऊपर निर्देशित सूचना का संदेशवाहक है। एमआरएनए सदैव एक रज्जुकी होता है। यह केंद्रक में डीएनए से बनता है तथा प्रत्येक जीन अपना अलग एमआरएनए अनुलेखित करता है। अगला स्टार पॉइंट देखें तो जब एमआरएनए केवल एक जीन क्रिस्टोन से बना होता है तब इसको मोनोसिस्टोनिक तथा मोनोजिनिक एमआरएनए कहते हैं। यूकैरियोट का मोनोसिस्टोनिक होता है। अगले स्टार पॉइंट में देखें तो जब एमआरएनए 2 या 2 से अधिक जीन से बनता है तब उसे पॉलीसिस्टोनिक अथवा पॉलीजिनिक एमआरएनए कहते हैं। प्रोकैरियोट का एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक होता है। एक मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए की संरचना के निम्नलिखित भाग हैं। पहला क्या है, कैप। यूकैरियोट तथा कुछ विषाणुओं के एमआरएनए पर 5 अंत पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन समूह मिलता है और इसे कैप कहते हैं। दूसरा, नॉन कोडिंग क्षेत्र। तो कैप के पश्चात 10 से 100वें न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इस क्षेत्र में ए तथा यू अधिक मात्रा में होते हैं। अगला देखें थर्ड, तो शुरुआती कोडान यानी कि इनिशियल कोडान। तो सभी प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआती कोडान एयूजी से होती है। अब आता है आपका प्यारे बच्चों घुलनशील अथवा ट्रांसफर आरएनए। तो टीआरएनए की संरचना द्विविमी यानी 2D फ्लोवर की पत्ती की तरह तथा त्रिविमी 3D में एल की तरह होती है। इसके 4 भुजाएं, आर्म्स, 3 लूप तथा एक लैंप होता है। टी प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होते हैं। ठीक है। अब आता है प्यारे बच्चों आपका राइबोसोमल आरएनए, बोले तो आरआरएनए। तो यह आरएनए केवल राइबोसोमल में मिलता है। केंद्रिका में आरआरएनए प्रोटीन से जुड़कर राइबोसोम बनाते हैं और उसके पश्चात राइबोसोम 2 यूनिटों, एक छोटी व एक बड़ी यूनिट के रूप में कोशिका द्रव्य में आ जाता है। अब आता है प्यारे बच्चों आपका वसा, बोले तो लिपिड। तो वसा हमारे भोजन का मुख्य भाग है तथा ये ऊर्जा युक्त होते हैं। वसा का संचयन जंतुओं के एडिपोज ऊतक में त्वचा के नीचे होता है। वसा कार्बनिक यौगिक है तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलते हैं और 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आपका आता है प्यारे बच्चों वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड। तो ये सामान्यतः 40 से 30 कार्बन अणु से निर्मित सीढ़ी श्रृंखला वाले होते हैं जिनमें एक कार्बोक्सिल अम्ल का अणु मिलता है। ये संतृप्त तथा असंतृप्त वो 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें पहला आता है संतृप्त वसा अम्ल। तो इसमें कोई भी द्विसंयोजी बंध नहीं मिलता। इनका गलनांक अधिक होता है अतः सामान्य ताप
23 डिग्री सेल्सियस पर ये अर्धठोस अवस्था में रहते हैं। जंतु वसा जैसे घी, चर्बी में मिलने वाले पॉमिटिक तथा स्टेरिक अम्ल संतृप्त वसा अम्ल हैं। संतृप्त वसा अम्लों के सेवन से मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगला है आपका प्यारे बच्चों असंतृप्त वसा अम्ल। तो इनमें एक या अधिक द्विसंयोजी बंध बनते हैं या मिलते हैं, अतः इनका क्वथनांक कम होता है, अर्थात सामान्य ताप पर ये तरल बने रहते हैं। इसीलिए वनस्पति तेल के सेवन में रुधिर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। जैसे ओलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल आदि असंतृप्त वसा अम्ल के क्या है आपके प्यारे बच्चों उदाहरण हैं। अब है आपका वसा का वर्गीकरण। क्या है प्यारे बच्चों वसा का वर्गीकरण। तो वसा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, सरल वसा, यौगिक वसा और व्युत्पन्न वसा। तो पहला देखिए सरल वसा। तो ये वसा अम्ल तथा विभिन्न प्रकार के अल्कोहल के एस्टर हैं, जैसे वसा, तेल, मोम आदि। दूसरा है यौगिक वसा। तो इस प्रकार के वसा अम्लों तथा अल्कोहल के साथ साथ कुछ अन्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट या प्रोटीन समूह से मिलकर बने होते हैं। और तीसरा है आपका व्युत्पन्न वसा। तो ये वसा सरल तथा यौगिक वसा के अपघटन से प्राप्त होते हैं। इनमें वसा अम्ल, अल्कोहल, मोनो तथा डाई ग्लिसराइड, एस्टेरॉयड और तारपीन तथा केरोटिनाइड से मिलते हैं। अगला है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एडिनोसिन का अणु एडिनिन के साथ एक अणु तथा राइबोस शर्करा के एक अणु के संयोजन से बनता है। यह एक न्यूक्लियोटाइड है। जब एडीपी का तीसरा फास्फेट अणु PO4 के संघनन होता है तब ATP अथवा एडिनोसिन ट्राइफास्फेट बनता है। इस बंध के बनने से भी 7300 कैलोरी मोल ऊर्जा संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रासायनिक क्रिया के समय 18 ATP का निर्माण होता है। अब ATP का कार्य एवं महत्व। तो पहला है जैविक संश्लेषी प्रक्रियाओं जैसे प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट आदि के संश्लेषण में। अगला देखें तो सक्रिय खाद्य स्थानांतरण में। और तीसरा देखें तो प्यारे बच्चों कोशिका विभाजन एवं श्वसन प्रक्रिया में काम में आते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों आपका वीकर। क्या बात आती है आपकी? अब आती है आपकी वीकर की। तो जीवों में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। समस्त एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन होते हैं और अधिकांश एंजाइम जीन कोशिकाओं से बनते हैं और वही क्रिया करते हैं तथा वे अंतःवीकर कहलाते हैं। अगला है एंजाइम का वर्गीकरण तथा नामकरण। तो वीकर बोले तो एंजाइम में इन मतलब में होता है और जाइम मतलब इष्ट होता है, का शाब्दिक अर्थ है इष्ट में। वीकरों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न आधारों का प्रयोग तथा विविध पद्धतियों का विकास हुआ। पहला, एक पद्धति के अनुसार वीकर का नाम क्रियाधार के नाम के आधार पर जिस पर वह वीकर कार्य करता हो रखकर प्रत्यय एज जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करने वाले वीकर कार्बोहाइड्रेज, लिपिड पर क्रिया करने वाले लाइपेज आदि कहलाते हैं। इस पद्धति के अनुसार वीकरों का वर्गीकरण 6 मुख्य वर्गों में किया गया है: ऑक्सीडोरिटेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइपेज, आइसोमरेज और लाइगेज। अगला है यहाँ पे ऑक्सीडोरिटेज। तो इस वर्ग में ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे क्या क्या है इसमें, तो उदाहरण के लिए आपका प्यारे बच्चों आता है आपका सब्स्टिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में अपचयन करता है। अब आता है आपका प्यारे बच्चों ट्रांसफरेज। तो वे एंजाइम जो क्रियाधार में H के अतिरिक्त अन्य किसी भी समूह के दूसरे अणु में स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफरेज कहलाते हैं। अगला है हाइड्रोलेज। तो वे वीकर यानी वे एंजाइम जो क्रियाधार का जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलेज कहलाते हैं, जैसे पाचक एंजाइम, लुटाइमिन आदि। अगला है एंजाइम की संरचना। एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। कुछ एंजाइम केवल प्रोटीन के बने होते हैं जिन्हें सरल एंजाइम कहते हैं, जैसे प्रोटीएज, एमिलेज आदि। किंतु कुछ एंजाइमों में प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पदार्थ जुड़ा रहता है और इस प्रकार के एंजाइमों को होलो एंजाइम कहते हैं और इनके प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम
तथा प्रोटीन से भिन्न भाग को सहकारक कहते हैं। और सहकारक 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम्स और धातु आयन। अब है एंजाइम के लक्षण। तो पहला है उत्प्रेरक एंजाइम। तो यह वीकर का अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है। ये जिस किसी भी अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे उत्प्रेरित कर देते हैं, किंतु स्वतः बिना किसी परिवर्तन की ये क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों आपका, अगला क्या है, विशिष्टता। तो एंजाइम विशिष्ट होते हैं। एक विशेष क्रियाधार के लिए विशेष एंजाइम होता है। जैसे प्रोटीन पर क्रिया करने वाला वीकर स्टार्च पर क्रिया नहीं करेगा। अगला है उत्क्रमणीय प्रकृति। तो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अधिकांश अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, परंतु कभी कभी दोनों क्रियाओं के वीकर अलग अलग होते हैं। अगला है एंजाइम क्रिया की प्रकृति। तो प्रत्येक एंजाइम के अणु में क्रियाधार बंधन स्थल मिलता है, जो क्रियाधार के बंधकर सक्रिय एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण करता है, और यह जटिल अल्पावधि का केवल उत्पाद बनने तक ही होता है। अब है सक्रिय स्थल यानी कि एक्टिव साइड। तो एंजाइम में एक स्पष्ट स्थान घेरता जो एंजाइम होता है, यह देखें तो प्यारे बच्चों एक स्पष्ट स्थान होता है इसमें, जिसमें क्रियाधार बद्ध होता है, और यह स्थान सक्रिय केंद्र कहलाता है, और जो यही स्थान होता है उसको हम लोग सक्रिय केंद्र कहते हैं। अगला है फीसर का ताला चाबी प्रतिरूप। तो एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए एमिन फीसर ने ताला चाबी मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने क्रियाधार तथा एंजाइम के बीच सक्रिय स्थल में बंधन की ताले में चाबी के समान बंधन से तुलना की तथा ताला चाबी बंध को ईएस जटिल के समान माना। जटिल अत्यधिक अस्थिर होता है, और इस जटिल के बनने में क्रियाधार के अणुओं की सक्रियण ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे क्रियाधार उत्तेजित होकर सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं, और इस अवस्था में क्रियाधार अणुओं के कुछ बंध विदलनशील हो जाते हैं, और क्रियाधार अंतिम उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है। अगला यहाँ पे देखिए, तो जैव तंत्र में एंजाइम ऐसा पदार्थ है जो सक्रिय ऊर्जा दर को घटाता है, जिससे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं उपयुक्त दर पर संपन्न होती हैं, और क्रियाधार का उत्पाद रूपांतरण आसानी से हो जाता है। अब है प्यारे बच्चों एंजाइम्स क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या क्या होते हैं, तो तापमान व पीएच। एंजाइम सामान्यतः ताप पीएच के लघु परिसर में कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापमान पीएच पर ही होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापक्रम पीएच कहते हैं। अगला है क्रियाधार की सांद्रता। तो क्रियाधार की सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम्स क्रिया की गति बढ़ती है, और अभिक्रिया अंततः सर्वोच्च गति से प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर अग्रसर नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम्स के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है। अगला है संदमक का प्रभाव। तो किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है, जो एंजाइम से बनते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को मेबियोसिव व उस रसायन को संदमक कहते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्लास 11 की बायोलॉजी चैप्टर 9 कंप्लीट है इन वन शॉट, और हिंदी मीडियम वालों के लिए, जी हाँ ये विशेष हिंदी मीडियम वालों के लिए है। पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे मिलेगा, और ऐसे ही अपने चैनल से जुड़े रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।